हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थिन प्लास्टिक रॉड इज बेंड इनटू अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो एक थिन प्लास्टिक रॉड है, इसे इसकी मान लिया लेंथ एल है, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सर्कुलर रिंग में। इसका रेडियस क्या है, आर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसके ऊपर चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अभी हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है अभी देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लीनियर लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लीनियर लिखा नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये एक लाइन है, उसी को हमने रिंग में बदल दिया है, इसलिए एक लाइन के ऊपर चार्ज होगा यहाँ पर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रिंग भी होता तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होता, क्योंकि इसका सर्कमफरेंस अगर इसको हम इससे काट दें तो ये, इसको फिर ओपन कर दें तो ये एक लाइन ही बन जाएगा। इसी तरह से सिग्मा होता है सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी, और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाई एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई ए। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाई वी। पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, या फिर एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, या फिर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक यूनिट आप अपने हिसाब से देख सकते हो सकता है चार्ज दिया हो 1 कूलम पर मीटर या 1 कूलम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज है ये बताएगा, या 1 सेंटीमीटर के लेंथ में कितना चार्ज है ये बताएगा। इसी तरह से क्यू बाई ए में कूलम पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना, मान लीजिए 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 कूलम चार्ज रखा होगा। इसी तरह से मान लीजिए 5 कूलम पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो जहाँ पर जिसकी जरूरत होगी वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। कोई सरफेस हो जाती है ऐसी, इस पूरे पे चार्ज रखा हुआ मान लिए, तो सरफेस एरिया आ जाता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती। मान लिए पूरा क्यूब है, क्यूब है मान लिए, क्यूब के अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है अंदर, तब किसकी बात करते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ पर लाइन है इसलिए लैम्डा दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लाइन को हमने एक सर्कुलर रिंग में बेंड कर दिया, ये बोला क्वेश्चन में, ऑफ रेडियस आर। अच्छा, हम लोग कॉन्सेप्ट इसी तरह से देखते चलेंगे, क्वेश्चंस में टाइम लगेगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा साथ साथ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन मैं जो भी उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा मैं बताता हुआ चलूँ ताकि आपका रिविजन भी होता रहे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट इट सेंटर। ये जो रिंग है इसके सेंटर पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे जाती है। ठीक है, अब अवे जाकर जाती कहाँ ये बताते हैं, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तब ये चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। यानी ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पर एक कोई नेगेटिव चार्ज रखा होगा, तो अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे आ जाएगी। इन्फिनिटी तक जाते जाते इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होता रहेगा, इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। देखिए यहाँ पर ऐसा गया, फिर ये वापस अगर हम आ रहे हैं तो लूप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लूप क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इधर से स्टार्ट किया, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, मतलब पूरा लूप कंप्लीट हो गया। लेकिन यहीं पे मान लीजिए इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी अपोजिट होती, तो यहाँ से इधर गए इधर गए इधर गए, इधर जाने के लिए रास्ता ही नहीं, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ। जहाँ से चले वहीं पहुँचना है हमें सेम डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन बदल गई है इधर, तो हम ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ऐसे चले 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 यहाँ पर आए, इधर जाना चाह रहे हैं अगर, तो इधर ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो लूप कंप्लीट नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैं कंपैरिजन थोड़ा सा करता रहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उनका डायरेक्शन दो हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जैसे ये, तो ये बता रही है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है, एरो है इसका, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर गई, तो ये वाला बोल रहा है इस पॉइंट पर कि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये वाला बोल रहा है नहीं इधर है, तो दो डायरेक्शन हो नहीं सकती एक पॉइंट पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में और क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यही रीजन होगा, वहां पर भी दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर नहीं हो सकती, और क्लोज लूप वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या सीखा हमने कि अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इससे अवे आएगी, सेंटर पे निकाल रहे हैं तो सेंटर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक जाएगी हर डायरेक्शन में, लेकिन अभी हमें किससे मतलब है, सेंटर से, इसलिए हम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट कोई चार्ज यहाँ पर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पर चार्ज, तो यहाँ से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके जस्ट अपोजिट, इक्वल और अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो ये जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी। ऐसे ही इधर से कुछ होगा, इधर से होगा, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगी। ऐसे इधर, ऐसे इधर, यानी हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल कर देंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पर जीरो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये याद रखिए, थोड़ा सा रिलेट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पर जीरो होती है सर्कुलर रिंग के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अब अभी से याद करने लगेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड। देख सकते हो आप, एक क्यूब है, इसका साइड कितना है, ये साइड है इसका 0.1 मीटर। तो ये क्या दे रखा है 0.1 मीटर की, ओरिजिन से 0.1 मीटर आगे रखा हुआ है, और इसका जो ये साइड, ये साइड, ये साइड, जितना भी साइड्स हैं, क्यूब है, सभी के साइड्स, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सभी साइड 0.1 मीटर की। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500x आई कैप। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा समझेंगे, वेक्टर है, थोड़ा सा समझेंगे। एयर एक्स इज इन मीटर्स एंड ई न्यूटन पर कूलम, तो हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब। क्यूब के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, फ्लक्स कितना पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। भाई क्वेश्चन पढ़ के अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं बना, ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो नहीं हो पाएगा। एक इमेज बननी चाहिए दिमाग में कि हाँ यहाँ पर ये है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो फ्लक्स फाइंड करना है पासिंग थ्रू द क्यूब, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर हम छोटे से फ्लक्स की बात करें तो वो होता है ई डॉट डी एस, डी एस या डी ए जो भी लिख लीजिए आप, एस मतलब सरफेस एरिया, या ए लिख देते तो वो भी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, सरफेस का, जिस सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। अच्छा, इसे को इंटीग्रेट कर देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फ्लक्स जो हो जाएगा। अच्छा, ई डॉट डी एस, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ए डॉट बी जो होता है, दो वेक्टर से मान लीजिए ए और बी मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इनका, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, ये ए बी कॉस थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और अगर ए क्रॉस बी करें हम, तो ये होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा, मतलब डायरेक्शन है, मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ए डॉट बी करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और ये जो अब यहाँ पर स्केलर है तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं। यहाँ जो एन कैप लगा, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, डायरेक्शन बताने का काम होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए। अच्छा, जो एन कैप होगा यहाँ पर, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जब भी हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी करके जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, ये ए क्रॉस बी किया, उससे हमें ये तीसरा एक वेक्टर मिला। ठीक है, जो तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन होगा, जो एन कैप यहाँ पर बता रहा है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी जो तीसरा वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वेक्टर्स का हुआ इंट्रोडक्शन। तो ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर अगर इसको हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन के, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा, फिर इंटीग्रेशन वगैरह जैसा भी दिया होगा वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर
इसका ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक बता रहा था थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स का ई डॉट एस या ई डॉट ए लिखता हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है, डी एस समझिए चाहे डी ए समझिए, ठीक है, एरिया है, ई डॉट ए कर रहा हूँ, फ्लक्स क्या हो जाएगा ई डॉट ए। जितने भी सर्फेसेस हैं इनसे जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है, सरफेस से कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, इससे कुछ पास हो रहा होगा, इससे कुछ पास हो रहा होगा, इससे, तो जितनी भी सर्फेसेस हैं सबका फ्लक्स हम ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एडिशन करके हमारा टोटल फ्लक्स निकल आएगा। फॉर्मुला क्या होगा, ई डॉट ए, सभी सर्फेसेस से निकालना है हमें फ्लक्स और सबको ऐड कर देना। दूसरा क्या है, चार्ज विद इन द क्यूब। जब हम फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो गॉस लॉ से एक फ्लक्स का फॉर्मुला और होता है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। क्यू कहाँ का, क्यू इनसाइड, मतलब जो भी क्लोज सरफेस है, क्लोज फिगर है, जैसे ये क्यूब है तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, जो भी इस क्यूब से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का फॉर्मुला यहाँ से क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट उधर भेज दें हम तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा 500x आई कैप। अच्छा ये क्या है 500x आई कैप, चलिए इसको पहले डिकोड करते हैं, समझते हैं ये क्या दिया हुआ है 500x आई कैप। ये आई कैप क्या है, अभी जैसे मैंने एन कैप लगाया था, जब भी कैप आ जाएगा वेक्टर के ऊपर मतलब वो यूनिट वेक्टर, जब भी कैप आ जाएगा मतलब वो यूनिट वेक्टर। तो ये आई कैप, ऐसे जे कैप, ऐसे के कैप होता है, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अच्छा एन कैप कोई भी जनरल यूनिट वेक्टर हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन आई जे के का फिक्स डायरेक्शन, ये एन कैप, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये जो आई जे के हैं इनको ऑर्थोगोनल बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं। बेस वेक्टर क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड, जो कार्टेशियन प्लेन में अपना एक्स वाई जेड एक्सिस होता है उनका डायरेक्शन बताता है। आई कैप क्या बताएगा, पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन, जे कैप क्या बताएगा, पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन, के कैप क्या बताएगा, पॉजिटिव जेड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर है आई कैप, मतलब जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस आई डायरेक्शन में जे और के का कोई कंपोनेंट ही नहीं दिया हुआ है, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आई कैप में फिलहाल मिटा रहा हूं क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल चुकी है। डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड ये बता रहा है 500x जो आ रहा है यहाँ पर, 500x क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 500x सिर्फ 500 होता अगर तो मतलब वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कितना भी आप आगे बढ़ते रहिए x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चेंज नहीं होगी अगर तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर हम 1 मीटर ले लें, क्योंकि यहाँ पर x कितना है अपना मीटर्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 500 न्यूटन पर कूलम। मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 मीटर ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 502 यानी कि 1000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है x की वैल्यू के साथ साथ, ठीक है। ये समझ में आ गया सर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जितनी भी सरफेसेस हैं क्लोज फिगर का, उन सभी सरफेसेस से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है उसका अलजेब्रिक एडिशन करना है हमको। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है यहाँ पर, ई डॉट ए, ठीक है। अच्छा ये ए क्या है सर, ए तो एरिया तो स्केलर होता है, यहाँ पर आपने वेक्टर लगा रखा है, नहीं ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ी कि ये एरिया को वेक्टर बनाने की, ठीक है, हमें एक वेक्टर की ज़रूरत थी तो हमने क्या किया, एरिया को एक डायरेक्शन दे दिया, तो उसे ही हमने क्या बोल दिया, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो क्या है सर ये एरिया वेक्टर, देखते हैं। मान लीजिए एक ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इस स्क्वायर का कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस स्क्वायर के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है सर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इसके परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के अंदर या बाहर, मतलब स्क्रीन के अंदर या बाहर, मतलब क्रॉस से दिखा सकते हैं अंदर के लिए, डॉट से दिखा सकते हैं बाहर के लिए। अच्छा अगर मान लिया ऐसे बनाऊं मैं तो आपको समझ में आ रहा कैसे रखा है ये, ऐसा समझ लिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा एक तो, या फिर इधर हो सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में से कुछ भी ले सकते हैं। जब ओपन ये सरफेस है, मतलब घिरी हुई नहीं है, क्लोज नहीं, जैसे यहाँ पर देखें तो ये सरफेस क्लोज्ड है बाकी सभी सरफेसेस से, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन, जस्ट परपेंडिकुलर लेना है। जब ऐसा क्लोज्ड फिगर होगा और मान लीजिए ये टॉप का सरफेस मैं लूँ, तो इस टॉप का सरफेस का एरिया वेक्टर मैंने जैसे बताया दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पर कन्वेंशन है क्या करेंगे, हमेशा बाहर की तरफ
डायरेक्शन लेंगे, इस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे। जैसे ये वाला सरफेस अगर लें तो इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है सर, एरिया वेक्टर भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब हम सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स फाइंड करते हैं। ठीक, तो पहले तो मैं ये सरफेस और एक ये सरफेस मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बाकी 4 सरफेसेस को देखते हैं, फिर इस पर आते हैं। तो टॉप का सरफेस अगर देखें हम, टॉप का सरफेस देखें अगर हम, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर की तरफ जस्ट परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तो अगर हम ई डॉट ए करें, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है देखिए 90 डिग्री दोनों के बीच में। तो यहाँ अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें टॉप वाली सरफेस से तो क्या आएगा, ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ए क्या है, एरिया। ठीक, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एंगल कितना 90, तो कॉस 90 करेंगे यहाँ पर, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है सर। कॉस 90 0 हो गया अगर, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया सब 0 हो जाएगा। तो अगर, क्या बात समझ में आई, अगर एंगल 90 डिग्री है, दो किन्हीं भी वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर, तो हमेशा वो 0 आएगा। मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा टॉप सरफेस से वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वजह से ये 0 बन गया। ठीक है, फ्लक्स जो टॉप सरफेस से हो गया वो 0 हो गया। मैं सरफेसेस का कुछ नाम दे देता हूँ। मान लीजिए ये जो मैंने 2 सरफेस छोड़ी हैं, ये और इसके सामने वाली दूसरी, ये 1 2 हो गया। टॉप सरफेस को मैं सरफेस नंबर 3 बोल रहा हूँ। तो फ्लक्स जो होगा सरफेस 3 से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे ये वाली सरफेस देखें, बॉटम वाली, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, बाहर की तरफ लेना, अंदर के एक ऊपर भी ले सकते थे नीचे, लेकिन हमेशा कहाँ लेना, बाहर की तरफ, तो नीचे की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर भी एंगल 90 बना, मतलब इस सरफेस से भी फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, 0। मतलब ये 5, तो मैं 4 बोल देता हूँ सरफेस, तो 5 4 भी 0 होगा। तो टॉप सरफेस बॉटम सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है सर, सरफेस नंबर 3 और सरफेस नंबर 4। अब एक सरफेस ये पीछे की तरफ है और एक सरफेस ये आगे की तरफ है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके जस्ट एक पीछे की तरफ सरफेस है। ठीक है, तो अब ये वाली जो सरफेस होगी इसका एरिया वेक्टर, आगे चलिए आगे वाली देख लेते हैं। चलो मैं अभी ये 4 यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आगे वाली जो सरफेस है इसका अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर कुछ इधर आएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। इसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए क्यूब रखा हुआ है, ये वाली सरफेस अगर देखें, ये देख लीजिए, इसके जस्ट पीछे वाली देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है सरफेस। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर जेड होता है। अब ये जेड देखिए यहाँ पर आप देखें तो ये 90 आपको नहीं लग रहा होगा, एंगल 90 से ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये 90 है। क्यों? क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है ये स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, वो यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता, स्क्रीन से बाहर आ रही होगी ये एक्सिस, लेकिन दिखाया नहीं सकता, इसलिए इधर दिखाया है। तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन है, जेड। तो ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड होगा। मतलब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर है जेड डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन 90 इमेजिन करिएगा कि स्क्रीन से बाहर आएगा तो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। दोनों के परपेंडिकुलर है एक्स और वाई के जेड, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स के परपेंडिकुलर है जेड, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। मतलब थीटा फिर से कितना बना, 90 डिग्री। सर 90 डिग्री अभी पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। मतलब ई डॉट ए जो सरफेस नंबर, इसको हम क्या बोल देते हैं, 5। सरफेस नंबर जो 5 है इसकी वजह से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। जस्ट जो पीछे सरफेस होगी वो भी एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, उसका भी एरिया वेक्टर क्या आएगा, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ आएगा, नेगेटिव जेड में। ठीक है, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फिर से वही नेगेटिव जेड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फिर से फ्लक्स 0। मतलब जो सरफेस नंबर 6 पीछे वाली है उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझे यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो 4 सरफेसेस हैं, ठीक है, उनसे क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि सभी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थे। अब जो फर्स्ट और सेकंड सरफेस बची, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2,
इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से अच्छा, यहाँ से अब याद रखना, इतना एग्जाम में सोचना नहीं है कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये दोनों सर्फेसेस हैं, मतलब जो जिनके परपेंडिकुलर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों सर्फेसेस से कुछ फ्लक्स पास होगा। बाकी से ऐसे इमेजिन करिए, ये फ्लक्स जा रहा है, ऐसे फ्लक्स जा रहा है, तो इससे और इससे ही तो पास हो रहा है। देखिए इससे कुछ निकल ही नहीं रहा बाहर, इसके तो पैरेलल हो गया ना इस सर्फेस के, तो इन दोनों सर्फेसेस से कुछ फ्लक्स पास होगा, बाकी से नहीं होगा। मान लीजिए वाई डायरेक्शन में होता, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होता यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ, सिर्फ ये वाली सरफेस और ये टॉप वाली सरफेस और बॉटम सरफेस से फ्लक्स होता, बाकी सबसे फ्लक्स जीरो हो जाता। ठीक है, मान लीजिए जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होता एरिया वेक्टर इधर, तो जो सामने वाली है सरफेस ये और ये पीछे वाली सरफेस ये, इन दोनों की वजह से कुछ फ्लक्स होता, बाकी चारों में जीरो हो जाता। ठीक है, अब आते हैं दो जो सरफेस बची है उनकी वजह से क्या फ्लक्स होगा। तो अगर ये वाली सरफेस देखें हम, इसका एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मतलब एंगल कितना बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, सरफेस नंबर बोल देता हूँ उसको 2 और इसको सरफेस नंबर 1। तो यहाँ थीटा बना आपका 0 डिग्री, एंगल जो बना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 0 है। ये वाली सरफेस देखें सरफेस नंबर 1, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। दोनों पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 180। जब भी दो चीजें एंटी पैरेलल हो तो एंगल 180 होगा, पैरेलल हो तब एंगल 0 डिग्री होगा। यहाँ पर थीटा 180 बना। ठीक है, तो सरफेस नंबर 1 का फ्लक्स फाइंड करें अगर हम, क्या हो जाएगा वो E1 A1 cos थीटा 1। थीटा 1 मतलब मैं इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, जो सरफेस 1 से एंगल बन रहा है, और मतलब जो सरफेस 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है उसको थीटा 2 बोल देता हूँ। तो E1 क्या होगा भाई, E क्या था देखिए 500x आई कैप, 500x आई कैप। तो E1 क्या हो जाएगा 500 इंटू एक्स, एक्स मतलब ये सरफेस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना दूर दे रखा है देखिए 0.1 मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू सरफेस 1 के लिए क्या हो जाएगी 0.1 मीटर, मतलब x1 बात करें तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 500x, तो 500 इंटू एक्स की जगह 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब जो भी क्यूब है, क्यूब की सभी सरफेसेस स्क्वायर होती हैं, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 0.1, तो 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, दे रखा है साइड यहाँ पर 0.1 मीटर, मतलब जितनी भी साइड्स हैं ये सभी 0.1 मीटर की। तो जितने भी फेसेस हैं, इनमें 6 फेसेस हैं, सभी का एरिया क्या होगा 0.1 स्क्वायर। तो एरिया की जगह क्या पुट कर देंगे 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 1। थीटा 1 कितना है, थीटा 1 कितना है 180, यानी कॉस 180 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू -1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 0.1 50 बनेगा, 0.1 का स्क्वायर है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा लेते हैं, इंटू 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, तो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा माइनस का 0.5। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -1, ऊपर ले जाएंगे तो कूलम की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना फ्लक्स 1। इसी तरह से अगर हम φ2 फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा E2 A2 cos थीटा 2। यहाँ पर जो E2 होगा वो हो जाएगा 500 इंटू एक्स। अब सेकंड वाली सर्विस के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर 0.1 मीटर, यहाँ भी 0.1 मीटर, तो जो सेकंड वाली सर्फेस है वो टोटल 0.2 मीटर आगे रखी हुई है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इसके लिए यानी x2 जो होगा वो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो E2 क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.2, 500x हुआ ये 500 इंटू एक्स, 500 इंटू एक्स। अब A2 एरिया कितना होगा, एरिया तो यही 0.1 का स्क्वायर होगा, तो इंटू 0.1 होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो थीटा 2 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या बन जाएगा ये कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 1, यूनिट यही रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो अब देखते हैं फाइनल आंसर। तो जो नेट फ्लक्स हो गया अपना फाई नेट, वो क्या हो गया देखिए, इन सब की वजह से तो 0 था, इन दोनों का अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा, φ1 प्लस
φ2। तो φ1 कितना आया था, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, और φ2 कितना आया है 1, तो प्लस का 1, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया अपना पहले पार्ट का आंसर, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है सर। सेकंड पार्ट चार्ज विद इन द क्यूब, तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे हम, अब जब फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो क्या करेंगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 आ चुका है अपना 0.5, जो भी नेट आया फ्लक्स कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो लगभग 4.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, और यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, इतना आ जाएगा लगभग कैलकुलेट करके। पहले पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। तो ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज कितना है 1 कूलम, और कितना उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, पहले से 1 कूलम था, अब ये गेन किया है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो कितना चार्ज आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, इन्हीं से निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू 10 की पावर 18, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो 10 की पावर इधर लिख दे रहा हूँ -19। ठीक है, ये Q इज इक्वल्स टू एनी होता है ना फॉर्मूला कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होता है 1.6 10 की पावर -19। 2 ट्रांसफर होंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ट्रांसफर होंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 10 की पावर 18 ट्रांसफर हुए तो 5 इंटू 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 5 6 30, 3 कैरी 5 3 8 0 10 की पावर -1, यानी कि 0.8 कूलम। 0.8 कूलम ट्रांसफर हुआ और 1 कूलम पहले से था, इसको Q1 लिख देते हैं, इसको Q2 लिख देते हैं, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 1.8 कूलम, है ना, जो कि गलत हो जाएगा। सर ये कैसे गलत हो गया, नहीं तो किया हमने। देखिए यहाँ पर Q1 1 कूलम था चार्ज, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है इसका, यहाँ पर 1 कूलम है चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ जो ये माइनस का 1.6 होगा, ध्यान नहीं रहता है, माइनस का माइनस 2 लेते हैं सिर्फ, तो मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव बनेगा, मतलब नेगेटिव 0.8। अब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे, ये 1 कूलम पॉजिटिव है और माइनस 0.8 ये नेगेटिव है, तो 1 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो 0.2 कूलम बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में देखेंगे कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।